स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था राइट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह हमने देख लिया था। अब उससे आगे की बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो राइट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में जो नेशनलिज्म का थॉट आया, उस थॉट के आने के बाद वहां किस किस कंट्री में क्या क्या इफेक्ट्स हुए और किस कंट्री ने कैसे रिएक्ट किया। तो उससे पहले चलने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे कि हम नेशनलिज्म यूरोप में देखेंगे, हम ब्रिटेन में जो नेशनलिज्म हुआ उसको देखेंगे, फ्रांस का नेशनलिज्म, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड नेशनलिज्म इन बाल्कन्स, ये सभी चीजें हम इसमें देखेंगे। इससे पहले कुछ टर्म्स हैं, जो टर्म्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज दैट एब्सोल्यूटिस्ट। What is the absolutist? ये एब्सोल्यूटिस्ट था क्या? एब्सोल्यूटिस्ट इज ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल विदाउट रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, एक सिंगल पर्सन द्वारा चलाए जाने वाला सिस्टम है जिसके ऊपर किसी प्रकार के रेस्ट्रेंट्स ना हो, कोई बाधाएं ना हो और वो सारी पावर को अकेला एग्जीक्यूट करता हो। यानी जैसे पहले हम मानते हैं कि जो मोनार्की सिस्टम था उसमें राजा महाराजा जो होते थे वो सारी पावर उस वन मैन यानी वन पर्सन के अंदर केंद्रित होती थी और वही उनका यूज करता था। और अगर उन पावर्स का मिसयूज होता था तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी वही होता था। डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलकर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और वो सारे के सारे अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी कंप्लीटली वो सारे के सारे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बट यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट यानी एक प्रकार से तानाशाही कहा जा सकता है कि जो किंग वगैरह होते थे वो उनको उनके लिए एक टर्म यूज किया गया है एब्सोल्यूटिस्ट, जो बगैर किसी बाधाओं के, बगैर किसी रेस्ट्रेंट्स के पब्लिक पर अपनी पावर्स का यूज करते थे। वो जो डिसीजन लेते थे वो फाइनल होता था, उसे ही पब्लिक को फॉलो करना होता था। एंड पब्लिक उनको सिर्फ फॉलो करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, अपोज कर ही नहीं सकती थी, ऑप्शन ही नहीं होता था पब्लिक के पास उनको अपोज करने का। एंड नेक्स्ट टर्म इज यूटोपियन। यूटोपियन कह सकते हैं कल्पना लोक, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें रियलिटी नाम की कोई चीज ही ना हो। इट मीन्स दे हैव नो रियलिटी एंड इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी विच प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो वास्तविक दुनिया में होती ही नहीं है। जैसे हम हमारे इंडिया में करते हैं, एक टर्म है राम राज्य। हम बात करते रहते हैं, अक्सर सुनते हैं लोगों से इंडिया में राम राज्य, शासन कैसा होना चाहिए, राम राज्य जैसा। अब राम राज्य एक काल्पनिक शासन है, एक फॉर्म है, ऐसा मानते हैं लोग कि राम राज्य में सभी सुखी होते हैं, सभी हैप्पी, ऑल आर हैप्पी। बट अगर हम रियल में देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ये चांस ही नहीं है ऐसा। तो यूटोपियन एक कल्पना लोक, एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड है जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, रियल में उसका होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे यूटोपियन कहा जाता है। एक नया थॉट आया था यूटोपियन। काफी जो राइटर्स उस टाइम हुए थे उन्होंने अपने लिए ये अपने अपने हिसाब से इमेजिन किया था कि ऐसा वर्ल्ड या ऐसा रोल होना चाहिए, इसलिए उसे यूटोपियन नाम दिया गया। नेक्स्ट टर्म इज सफरेज। व्हाट इज सफरेज? सफरेज क्या होता है? सफरेज मीन्स राइट टू वोट, राइट टू वोट यानी मताधिकार। हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट बिफोर दिस टाइम एवरीवन हैव नो राइट टू वोट। जैसे जैसे नेशनलिज्म का थॉट आगे बढ़ता गया, लोगों को वोटिंग राइट्स भी मिलते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले वोटिंग राइट्स होते थे वो सिर्फ धनी लोगों को या एरिस्टोक्रेसी लोगों को ही होते थे, तो वही अपने हिसाब से चुन लेते थे गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म। बट ये जो सफरेज आया, लोगों ने धीरे धीरे अपने लिए
वोटिंग राइट्स की डिमांड करना शुरू किया और वोटिंग राइट्स के थ्रू उन्होंने अपने लिए राइट टू वोट, अपने लिए गवर्नमेंट खुद चुनने का उन्हें राइट देना चाहिए, ऐसा जो वोट आया उसे सफरेज कहा गया। सफरेज राइट टू वोट, एवरीवन हैव नीड टू राइट टू वोट, हर व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का और अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का पावर या राइट है वो होना चाहिए, ये शो करता है सफरेज। एंड द नेक्स्ट टर्म इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट इट मीन्स अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन बिलीफ ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल एटसेट्रा। फेमिनिस्ट एक मूवमेंट चला था यूरोप में, उस मूवमेंट में क्या था, वुमेन्स के राइट्स को लेकर, जैसा हम जानते हैं एज यू नो वेरी वेल कि इस टाइम से पहले यूरोप में क्या दुनिया की किसी भी कंट्री में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। उन्हें वोटिंग राइट्स तो छोड़ो, उन्हें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल किसी प्रकार के राइट्स नहीं थे। उन पर जितनी भी जो पाबंदियां थी वो सारी वुमेन्स पे होती थी। तो धीरे धीरे एजुकेशन आई वुमेन्स में भी, तो कुछ वुमेन्स ने मिलकर वुमेन्स के राइट्स के लिए एक मूवमेंट चलाया जिसे नाम दिया गया फेमिनिस्ट, जो कि अवेयर करता था वुमेन्स को उनके राइट के लिए एंड पूरे वर्ल्ड से वुमेन राइट्स के लिए डिमांड करते थे और वो सभी प्रकार के राइट्स वुमेन्स के लिए चाहते थे, जैसे कि सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सारे ऑल ऑफ राइट्स, बिकॉज उनका मानना था दैट द मैन एंड वुमेन आर इक्वल। बट इट इज राइट टुडे we see in all factors women are ahead to men. वुमेन्स किसी सेक्टर में आज पीछे नहीं है। जब वो पीछे नहीं है, आज हम देखते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए एडवोकेट, एज ए जज, एज ए टीचर, हर फील्ड में एज ए साइंटिस्ट वुमेन्स हर फैक्टर्स में अपना आप को साबित करती हैं और मेंस के इक्वल वर्क भी करती हैं। मोस्टली आज किसी भी कंट्री में वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। ज्यादातर कंट्री में या कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में आज वुमेन्स को मेंस के इक्वल राइट्स दिए गए। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो चलाया गया था वुमेन्स के राइट्स को लेकर। उन्हें जो राइट्स दिए जाने चाहिए वो राइट्स उन वुमेन्स का उनका पूरा हक है, वो उन्हें दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट टर्म एलेगेट। अब ये एलेगरी क्या है? व्हाट इज इट? एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया और थॉट थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, यानी किसी आइडिया को किसी पर्सन या किसी थिंग के थ्रू एक्सप्रेस करने का जो वे है उस वे को एलेगरी कहा जाता है। अभी एलेगरी क्या है? जैसे कि हम इंडिया में मानते हैं अपने, जैसे हर कंट्री में जब ये वेस्टर्न का थॉट चला तो वहां की अपनी कंट्री के लिए उन्होंने अपनी ओन कंट्री के लिए एक वर्ड क्रिएट किया, जैसे मदरलैंड, मातृभूमि, और अपनी कंट्री के लिए जैसे कि हम भारत माता, उसको एज ए वुमेन कंसिडर किया जाने लगा। तो हम जैसे अपनी कंट्री को भारत माता कंसिडर करते हैं, पुकारते हैं, वैसे ही यहाँ पर इटली, जर्मनी वगैरह में भी जो अपनी कंट्री है उसके लिए उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया, यानी मानकीकरण। पर्सोनिफिकेशन मीन्स किसी वस्तु को या किसी चीज को एज ए ह्यूमन यानी मानव के रूप में उसे पुकारा जाना या उसे मानव रूप दिया जाना ही एलेगरी कहलाता है। जैसे कि हम इंडिया में हम हमारी कंट्री को भारत माता पुकारते हैं, वैसे ही यहां जर्मनी वालों ने मिलकर, जर्मनी वालों ने अपनी जो कंट्री थी उसको नाम ये एलेगरी दी, वो एलेगरी दी जर्मेनिया। क्या दिया? जर्मेनिया। क्या नाम दिया उन्होंने? जर्मेनिया। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं अपनी कंट्री को भारत एज ए भारत माता, वैसे जर्मेनिया इस प्रकार से।
तो ये पहले भी होता था पर्सोनिफिकेशन, किसी भी वस्तु को या किसी चीज को एज ए मानव रूप में, एज ए ह्यूमन रूप में कंसीडर करना, उसे रूप देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं नेशनलिज्म यूरोप। देखो यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म अब हम बात करते हैं तो स्टार्ट हुआ ब्रिटेन। ब्रिटेन कोई अकेली कंट्री नहीं थी, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ 1688 से 1801 तक। ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड इन सब में मिलकर अपने आप को नेशनलाइज किया और उन्हें नाम दिया गया यूके, यूनाइटेड किंगडम। तब से लेकर 1801 से लेकर आज तक ये कंट्री मिलकर अपने आप को यूके, यूनाइटेड किंगडम पार्टी थी। आज इसमें से स्कॉटलैंड वगैरह अलग हो गए। प्रेजेंट कंडीशन ये कि आज अलग हो गए, बट उस टाइम पे उन्होंने अपने आप को मिलाकर इन कंट्रीज ने ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड इन्होंने मिलाकर अपने आप को क्या कहलाया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, सही साम्राज्य। उसके बाद हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म फ्रांस जो हम देख चुके हैं 1830 से स्टार्ट होकर 1848 तक वहां पर पूर्ण रूप से वो नेशनलिज्म लागू हो गया था। फिर बात करते हैं हम यूनिफिकेशन की। तो धीरे धीरे जिस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस, स्टार्टिंग फ्रांस से स्टार्ट होते हुए ब्रिटेन वगैरह यहाँ पर जाकर ये पहुंच गया वहां पर होल ऑफ यूरोप। यूरोप में ये जो आज हम जो इटली और जर्मनी देख रहे हैं, ये इटली और जर्मनी पहले टुकड़ों में बटे हुए थे, प्रोविंस में डिवाइडेड थे, बट इन प्रोविंस को यूनिफाई किया गया एंड यूनिफाई करने के बाद इन्हें एज ए कंट्री कंसिडर किया गया। और आज जो उनका हम जो मैप में देखते हैं, आज जो उनकी फिजिकल कंडीशन है वो तब से है जब से इनका यूनिफिकेशन किया गया था। पहले इनके प्रोविंस है वो डिवाइडेड थे अलग अलग प्रोविंस में, उन सबको यूनिफाई किया गया बाय कोड ऑफ नेशनलिज्म। जब इन कंट्रीज में नेशनलिज्म का वोट आया तो इन्होंने भी अपनी सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम थॉट्स, इन सबको मिलाकर अपने आप को यूनिफाई किया। एंड इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ वो हुआ 1859 से 61 में। 1861 में इसका यूनिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया था। इसके बारे में डिटेल से हम बात में देखेंगे आगे कि कैसे की गई यूनिफिकेशन हुआ और इसमें किस किस ने पार्ट किया, किस किस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जहां कैसा सारा रूल था, ये सब चीजें इसके यूनिफिकेशन में देखेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो जर्मनी और इटली दोनों का जो यूनिफिकेशन था वो कंबाइंड था, यानी एक दूसरे में बेस्ट था, लिंक था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इटली का हुआ, इटली के बाद जर्मनी का हुआ। जैसे जैसे इटली का होता गया जर्मनी को उसके प्रांत जो प्रोविंस है वो मिलते गए और ये जर्मनी का पर्शिया के नेतृत्व में है जो यूनिफिकेशन किया गया। इसका 1856 से 71 में, इसका देखो इटली का 61 और जर्मनी का 71 में कंप्लीट हुआ था यूनिफिकेशन। जहां पर बहुत सारे लोगों ने, जिनमें राइटर्स भी थे, वहां के मिडिल क्लास वाले लोग भी थे, इन सब ने मिलकर वहां पर इनके यूनिफिकेशन करना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद हम नेशनलिज्म बाल्कन जो कि 1871 से 1914 तक चला। अब ये बाल्कन क्या थे, आपके क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट वाज द बाल्कन प्रॉब्लम, बाल्कन समस्या क्या थी। तो ये बाल्कन पहले क्या है, ये आपके काफी कंट्रीज को मिलाकर बाल्कन कहा जाता है। ये जैसे हंगरी, बुल्गारिया, टर्की, ये काफी कंट्रीज मिलकर बाल्कन कहलाते हैं। तो ये टुकड़ों में डिवाइडेड थे एंड देन उन सबको इन सब की नजर दी थी। जैसे कि ब्रिटेन हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब मिलकर इन बाल्कन को अपने अंडर में लेना चाहते थे। इन बाल्कन स्टेट्स को अपने अंडर में लेकर अपना जो प्रोविंस है उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना चाहते थे। देन इन्होंने मिलकर इनको अपने अंडर में लेना चाहा, बट धीरे धीरे यहां पर भी नेशनलिज्म का वोट आया और इन्होंने सबने मिलकर इन सबका अपोज किया। ब्रिटेन इन्हें अपने अंडर में लेना चाहता था, फ्रांस लेना चाहता था, ऑस्ट्रिया लेना चाहता था, जर्मनी, ये सभी इनको अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे ताकि इनका जो ट्रेड है वो बढ़ सके।
बट इन्होंने मिलकर अपने को यूनिफाई किया और नेशनलिज्म के थॉट की वजह से इन्होंने इन सभी को अपोज किया और इनका अपोज करने के कारण ये सारे इनसे नाराज हुए। नाराज होने के बाद ये सभी क्या है, इन पर अटैक करना चाहते थे। बाल्कन्स ने अपने आप को एक कर लिया। यूनिफाई करने के बाद इन सब ने क्या किया, इसके बाल्कन्स को टेक ओवर करने के लिए एक दूसरे से मिलकर इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, जिससे कि जो कि रीजन बना, जो कि एक मैन रीजन कहा जा सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, उस 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एक रीजन है वो बाल्कन्स भी कहे जाते हैं। यानी बाल्कन्स स्टेट की वजह से आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ। तो गाइस, अब हम आगे का है जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद से